डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आजकल पीईटी के लिए ग्राफ, तालिका, चार्ट, पाई चार्ट से संबंधित प्रश्नों पर बात कर रहा हूं। अभी इतने सारे सवाल आप तक पहुंच चुके हैं, आपने देखा होगा वो सवाल कैसे है, और कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता, किसी किसी सवाल में थोड़ा सा सोचना रहता है। तो अभी आपके सामने 30 सवाल जा चुके हैं। अब नेक्स्ट सवाल शुरू करता हूँ। एक एक करके बहुत सारे सवालों को आप देख डालिए। बस मेरा यह दावा रहेगा कि अगर इन सारे प्रश्नों को आप सिर्फ देख लेते हैं, माने कलम कापी की भी ज़रूरत नहीं है, एकदम सिनेमा की तरह अगर देख लेते हैं, तो पेट में पूरे के पूरे सवाल, मेरी जिम्मेदारी है कि सारे के सारे सवाल आपसे सही हो जाएंगे, क्योंकि हर प्रकार के सवाल आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो आइए शुरू करते हैं फिर से, और फिर से हम शुरू करते हैं। अब देखिए, एक नया सवाल आपके सामने आ रहा है। ये नया सवाल आपके सामने है, इसमें लिखा हुआ है गन्ना उत्पादन लिखा हुआ है, और गन्ना उत्पादन को देखना है और आपको प्रश्नों का जवाब देना है। लिखा है कुल गन्ना उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 20% से भी कम योगदान देता है। बताओ क्या करा, कुल गन्ना उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 20% से कम योगदान देता है। अब 20% कुल गन्ना उत्पादन पहले देख लिया जाए, और कुल गन्ना उत्पादन का 20% से कम किसका रहेगा निकाल लिया जाएगा। तो आओ समझा जाए, कुल गन्ना उत्पादन आपको कितना दिख रहा है। तो कुल गन्ना उत्पादन में इन सबको देखेंगे, और ये सारे के सारे किसमें दिए गए हैं, राज्य है, और इतना उत्पादन ग्राफ में दिखाई पड़ रहा। तो चलो सबको पहले जोड़ लेते हैं। तो सबके पास डबल जीरो तो साफ साफ है, ये है, तो डबल जीरो यहाँ मैं लगा देता हूँ, और सबका डबल जीरो कट भी गया। सबको हमें जोड़ना है पहले। अब चलो जोड़ा जाए। यहाँ है 5 5 5 5 5 10 10 5 15 15 में 5 हासिल हुआ 1 6 6 6 को लेकर आए 6 2 8 8 2 10 10 5 15 में 5 हासिल हुआ 1 2 3 2 5 2 7 1 8 1 9। इतना उत्पादन टोटल हुआ। अब टोटल उत्पादन का 20% कितना होगा मेरे भाई। देखो, अगर 20% निकालना होगा तो डबल जीरो काट दीजिए। अब जरा देखते हैं, गुणा करते हैं। 2 5 10 2 5 10 11 और 2 9 18 1 19 19,100। ये इसका 20,000 हुआ, यानी कि 20% उत्पादन हुआ। अब जरा बताओ किस राज्य में 20% से कम उत्पादन हुआ है। मैं इसको डिलीट कर दूं पहले। हाँ बताइए, 19,100 से कम उत्पादन कहाँ कहाँ हुआ है। आओ देख लेते हैं। इन्होंने कहा किस राज्य में 20% से कम उत्पादन हुआ है, तो उनको हमें निकालना पड़ेगा। देखो 19,000 से कम उत्पादन हमको यहाँ पे दिख रहा है। देखो औसत हो रहा है 20%। जरा देख लो भैया, 95,000 है ना भाई, 22 25 15 10 ये सब मिल करके हो रहे कितने, 95,500 का 20% निकालोगे तो 19,100 आएगा। अब ये बताना है कि कौन कौन से राज्य में उत्पादन है। तो देखो, एक है ये जो 20 से कम है, 19 से कम है, एक ये है 19 से कम है, एक ये 19 से कम है, और एक 19 से कम है। कुल 4 राज्य दिखाई पड़ रहे हैं, और 4 राज्य हमारे पास कहाँ कहाँ दिख रहे हैं। देखो कौन कौन है। इनका नाम है MH महाराष्ट्र, फिर इनका नाम है AP, वहाँ पर देखते चलिएगा, और फिर यहाँ पे है गुजरात, और यहाँ है MP। हम चौथा राज्य अगर देखें, चौथा जो विकल्प हमारा है, तो चौथे विकल्प हम देख रहे हैं, ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कुल उत्पादन के 20% से कम उत्पादन करते हैं। बोलो भैया, बात क्लियर हो पाई है क्या। मैंने क्या किया, पहले सारा उत्पादन देखा, और सारे उत्पादन का मैंने 20% निकाल दिया, और 20% हमारा आया 19,100, और 19,100 से कम उत्पादन जिसका था, एक इनका था, एक इनका था, एक इनका था, एक इनका था। 4 लोग थे, और चारों हमें यहाँ पर मिल गए, इसलिए हमारा उत्तर आ रहा डी विकल्प। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। किस राज्य का गन्ना उत्पादन सर्वाधिक रहा। साफ साफ आपको दिख रहा है यूपी का उत्पादन सबसे ज़्यादा दिख रहा है, 22,500 दिख रहा है। यूपी का उत्पादन सबसे ज़्यादा दिख रहा है। अब यह भी एक प्रश्न है, इस पर भी एक नंबर मिलता है। यह है एक पाई चार्ट की खासियत है। दंड आरेख की खासियत यह है कि आपको बिना लगाए भी आपका उत्तर मिल सकता है। 6 राज्यों का औसत गन्ना उत्पादन कितना था। 6 राज्यों का औसत गन्ना उत्पादन देखो, अभी हम लोग निकाले थे, हमको लगता है 19,000 जो मैंने निकाला था वो कितना था, 1 मिनट। अगर हमको अब, क्योंकि हमारा इसका लाभ मिल जाएगा, 95,500 था। बताओ 95,500 हमारा टोटल आया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 95,500 में भाग दे देंगे किससे, 1 2 3 4 5 6 से भाग दे देंगे, तो हमारा उत्तर बन जाएगा 6 के 6, 3 बचा 35,
और 6 6 के 36 होगा नहीं, 6 25 30। बताओ 15 वाला शुरू कर रहा तो यही होगा। 15 से कौन शुरू हो रहा? ये रहा औसत उत्पादन। पूरा काटना भी नहीं है। कैसे नहीं काटना? जैसे 6 एकम 6 किया और उसके बाद यहाँ 3 बचा 35, 6 6 के 36 गया नहीं तो 6 25 30 गया। अब 6 25 30 गया, 5 बचेगा 50, 6 9 54, जो भी जाएगा इसी में जाएगा। कुछ ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। सारे सवाल पूरे नहीं लगाने हैं, बस इतना जान लो जैसे समझ आई तैसे आपको करना नहीं पड़ेगा कुछ। आइए, कितने राज्यों का गन्ना उत्पादन इन सभी राज्यों के औसत गन्ना उत्पादन से अधिक रहा? आप देख सकते हैं औसत उत्पादन से अधिक रहा। अभी औसत उत्पादन हम लोग देखें कितना है, 15,917। अगर 15,917 रहा है तो कितने राज्यों का 15,917 से अधिक रहा है? तो आप पाओगे 2 राज्य ऐसे हैं, केवल यूपी और तमिलनाडु, 2 राज्य ऐसे हैं जिनका औसत उत्पादन से अधिक उत्पादन रहा है। क्योंकि औसत उत्पादन हमारा 15,900 था, ये सारी वैल्यू 15,900 से कम है। तो मतलब एक सवाल अगर आप अच्छे से लगा ले रहे हैं तो दूसरे तीसरे कई सवाल आपके ऐसे मौखिक बन जा रहे हैं। एमएच, यूपी और टीएन का कुल गन्ना उत्पादन बचे हुए अन्य राज्यों के उत्पादन से कितना अधिक है? कितना सिंपल है। 3 राज्यों का अलग से जोड़ लो आप। बताओ 3 राज्यों का अलग से जोड़ो। एमएच माने हुआ 15,000, यूपी का मतलब हुआ 22,500 और टीएन का मतलब हुआ 20,000। अब बताओ इनका कुल उत्पादन कितना है भैया? इनका कुल उत्पादन अगर हम देखें तो 00 तो हम लगा ही दें, इनका हटाइए। अब बाकी जोड़ता हूँ तो 0 5 0, फिर 0 2 और 5 7 और फिर 2 2 4 1 5, ये रहा इनका उत्पादन। अब क्या कह रहे हैं? बचे हुए अन्य राज्यों के कुल गन्ना उत्पादन से कितना अधिक है। बचे हुए राज्यों का कुल गन्ना उत्पादन कितना होगा? आपको याद होगा कि पूरे के थे कितने? 95,500 थे और उसमें से हम 57,500 घटा देंगे तो मेरे भाई बचे हुए राज्यों का हो जाएगा कितना हो जाएगा बताओ? 15 में 7 गया 8 और यहाँ बचेगा 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, 38,500 है। बताओ इनका है 38,500 है, जो बाकी राज्य है उनका 38,500 है। आप समझ पाए? तो महाराष्ट्र, यूपी और तमिलनाडु का कुल गन्ना उत्पादन है इतना, और बचे हुए राज्यों का कुल कितना है कैसे पता चला? हमने टोटल उत्पादन में से इन तीनों को घटा दिया तो बचे हुए राज्यों का उत्पादन आ गया, और से कितना अधिक है खाली घटाना पड़ेगा। हमारा उत्तर बन जाएगा इतना, 19,000। कहीं दिख रहा है 19,000, यानी 19,500 के आसपास होना चाहिए। जब आप इसको हल करेंगे एक एक डिजिट देखेंगे तो मिल ही जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से आपका उत्तर निकल के आ रहा है। अब देखो एक नया सवाल आपके सामने। अब इस नया सवाल को देखिए, अच्छे से समझिए और जवाब देने का प्रयास कीजिए। साफ साफ दिख रहा होगा, सवाल थोड़ा बड़ा है लेकिन इसको समझने की कोशिश करिए। लिखा हुआ है निम्नलिखित पंक्ति ग्राफ में 1994 से 2000 तक 7 सोल की अवधि में 7 साल होना चाहिए। 7 साल की अवधि में मिथुन इंस्टीट्यूशन से परीक्षा के लिए उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या से कैट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दिखाया गया है। यदि वर्ष 1998 अर्हता प्राप्त यानी क्वालिफाइड उम्मीदवारों की संख्या 21,200 थी तो 1998 में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या क्या थी? अब 1998 की अगर हम बात करें तो 1998 यहाँ पर देखिए साफ साफ, तो 1998 में आपको यहाँ दिख जाएगा। देखो भाई 1998 में क्या रहा होगा, ध्यान से देखिए। 1998 में 80% लोग पास हुए हैं। बोलो 1998 में देखो 80% लोग पास हुए हैं। ये देखो ये 94 का है, ये देखो ये 95 का है, ये देखो ये 96 का है, ये देखो ये 97 का है, ये देखो ये 99 का है और ये देखो ये 2000 का है। तो आप देख सकते हैं 1998 का 80% लोग क्वालिफाई हुए हैं। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि कुल अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार कितने थे? 21,200 थे, जबकि हम जानते हैं केवल 80% थे। तो बताओ किस संख्या का 80% की यह वैल्यू होती है? बस मैंने शुरुआत में ही कह दिया कि औसत प्रतिशत अनुपात से ये चैप्टर हल किया जाएगा। तो कोई संख्या यह रही होगी जिसका 80% 21,200 था, तो इसे हम हल कर देंगे। कितने आसानी से हल हो जाएगा बताओ? ये 20 के 80, 20 25 100, 4 से आप इसमें भाग दे सकते हैं। 4 25 20, 4 3 12, 0 0 अब 5 से गुणा हो जाएगा। बताओ 0 0 5 15, 5 5 25 1 26,
26,500 ये रहा सी विकल्प। यानी कुल उम्मीदवार रहे होंगे 26,500, जिसकी 80% उपलब्धता थी क्वालिफाइड होने की। और देख लीजिए आपका पूरा उत्तर मिल गया। तो इतने आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। अगले प्रश्न पर बात करें। किन 2 वर्षों में कैट परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत समान रहा? आप देख लो 1998 और 99 में 80% 98 और 99 में देखोगे तो 80% दोनों का समान रहा है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। इसमें यही फायदा होता है ग्राफ में कि सारे सवाल नहीं लगाने पड़ते, कुछ सवाल समझने होते, उसके बाद फिर लगाते चले जाइए, कुछ नहीं करना होता। लिखा है कि वर्ष 94 से 98 तक कैट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत का औसत बता दो क्या है। कहाँ से? 94 से 98 तक का औसत प्रतिशत बताना है। खाली सबको जोड़ करके भाग दे देना और कुछ नहीं करना है। और सबको जोड़ा जाए तो सबके अंदर 0 लगा है तो 0 तो हम लिख ही दे रहे हैं। अब चलो 6, 8, 14, 14 और 8 22, 22 और 5 27, 27 और 6 33, 33, 5 38, 38 और 3 38 में 3 मिला दो तो 41 हो जाएगा। और बटा 1 2 3 4 5 6 7 7 से भाग दे दो। अब देखो 7 6 42 तो हुआ नहीं, फिर से देख लूँ क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है। 7 6 42 होगा नहीं तो 6 के रेंज में जा नहीं रहा, तो 59 के टर्म में आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा। और समझा जाए उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत का औसत बता दो, तो ये 30 है भाई। 30 और 50 देखो 3 5 8 8 6 14, 14 और 5 19, 19 में 8 मिलाओ 27, 27 में 8 मिलाओ 35, 35 में 6 मिलाओ 41, सही है। और वर्ष कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा 98 तक कहा, सॉरी देख लो खाली 98 तक कहा है, ये गलती है। देख लो इसी प्रकार की मिस्टेक आती है। ये केवल 98 की बात किया है, बस 94 से 98 तक बात किया है, यानी हमको खाली यहीं तक लेना है, यहीं तक बस। 8 5 13, 13 और 6 19, 19 और 5 24, 24 3 27, यानी 270 आया बस। और कितने वर्ष हुए? 1 2 3 4 5, केवल 5 से भाग देना है। 5 5 25 और 5 चौके 20, 54% डायरेक्ट था। हमने सबका निकाला था, ध्यान से समझना पड़ेगा कि केवल 94 से 98 तक की बात की जा रही है। आइए अगले सवाल को बात करें। किस वर्ष कैट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत में 20% की वृद्धि देखी गई? कहाँ पर 20% की वृद्धि देखी जा रही है? जरा सोचो 20% की वृद्धि कहाँ पे दिखाई पड़ रही है? तो आप पाओगे कि यहाँ से देखो, इस वर्ष 98 में आपको 20% वृद्धि दिख रही है। 50 से 80 हो गया। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे 50 से 80 हो गया भाई, 50 से 80 हो गया, बताओ 20% की वृद्धि खाली कर रहा है। 20% वृद्धि देखोगे तो 20% वृद्धि आपको यहाँ दिख रही है 96 में। देखो मैं थोड़ा सा लाइन ले लूँ सही वाला तो ज़्यादा ठीक पड़ेगा। देखो ये देखो यहाँ पर, इसको ध्यान से देखो, और यहाँ पर देखो 50 से 60 हो गया है। ये 50 से 60 हो गया मेरे भाई। अगर 50 से 60 होता है तो बताओ कितने % वृद्धि देखी जाएगी? जब कोई वैल्यू 50 थी और वह वैल्यू 60 हो गई है तो 10 की वृद्धि हुई है। 10 की वृद्धि किस में हुई है? 50 में हुई है, तो उसे हम क्या कहेंगे? 20% वृद्धि कहेंगे। यानी कौन सा साल था? 1996। 1996 में पिछले वर्ष की तुलना में 20% की वृद्धि साफ साफ दिखाई पड़ रही है। आपको देख रहे हैं 1996 में 50% की 20% की वृद्धि आपको साफ साफ दिखाई पड़ रही है। आइए अगले सवाल को देखें। कैट परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों की संख्या किस वर्ष सर्वाधिक रही है? सबसे ज़्यादा किस साल में लोग ज़्यादा जो है उत्तीर्ण किए हैं? अब यहाँ पर एक समस्या है, एक समस्या मैं आपको बता दूँ, ये परसेंट से मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ मात्रा पूछी गई है। किस वर्ष सर्वाधिक थी? सर्वाधिक कैसे पता चलेगा? 80% से क्या मतलब है? कितने लोग क्वालिफाई कर रहे हैं? अच्छा कल्पना करो, एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मान लो 94 में 1 लाख बच्चे रहे होंगे तो उसके 30% पास हुए होंगे, तो 1 लाख का 30% 30,000 हुआ होगा। अब मान लो आपको दिख रहा 80% ये ज़्यादा वाला है 98, और इस वर्ष केवल 20,000 लोग थे, बस 20,000 लोग केवल एग्ज़ाम देने आए और 20,000 का 80% पास हुए, 16,000 लोग पास हुए, और वहाँ पर देखो 30,000 लोग पास हुए। तो जब तक हमें कुल मात्रा न दिखाई जाए तब तक हम नहीं बता सकते कि कौन से लोगों में ज़्यादा हुआ है।
यानी मात्रा किसकी निकालनी है, तो मात्रा के आंकड़े अपर्याप्त हैं, आप इसे नहीं बता सकते। फिर से यह बात समझ लो, क्योंकि लड़का 80% वाला मार देगा और गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें कुल संख्या नहीं बताई जा रही है, केवल परसेंट से उसकी मात्रा नहीं बताई जा सकती। हमारे जेब में रखा हुआ रुपए का 20%, आपकी जेब में रखे हुए रुपए का 20% और मुकेश अंबानी के जेब में रखे हुए रुपए का 20% में बहुत अंतर होता है, ठीक है ना। तो परसेंट जो है मात्रा नहीं तय कर पाता है, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे आंकड़े अपर्याप्त है। ये सब बहुत बारीक जानकारियाँ हैं, ये रहती हैं तभी आप बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। आइए, एक कुछ नई बात दिखाई पड़ रही है। एक नया सवाल आपके सामने है, समझने का प्रयास करें। निम्न ग्राफ का अध्ययन कीजिए जो दर्शाता है एक कार ने शहर P से Q तक 350 किलोमीटर की दूरी तय किया है और बताना है इसमें चलने और पहुंचने का समय भी दिखाया गया है। आपको बताना है कार ने सुबह 10 बजे से 12 बजे तक कितनी दूरी तय कर लिया है। कार ने 10 बजे से 12 बजे तक कितनी दूरी तय किया है, यह बताना है। आओ समझते हैं। ये दूरी है 10 बजे कार यहाँ थी, ध्यान से देखिएगा। 10 बजे कार यहाँ थी, कहाँ थी, 150 पर थी, और 12 बजे हमारी कार यहाँ थी, बताओ कहाँ थी, 200 पर थी। बताओ 10 बजे कार हमारी 150 थी और 12 बजे हमारी कार 200 पर थी, बताओ कितनी यात्रा तय किया है। अब ये जो कार यहाँ पे देखो 200 यहाँ थी और 200 यहाँ थी, दरअसल वहीं पर वो रुक के चाय पी रहा था। आपको हैरानी होगी यह जान करके, उस समय वो रुका पड़ा था, बिल्कुल नहीं चल रहा था, समय बीतता जा रहा था, किलोमीटर आगे नहीं बढ़ रहा था। इसका मतलब हुआ यह नहीं देखेंगे आप कि यहाँ से यहाँ तक वो क्या कर रहा था, हमसे मतलब नहीं। वो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक केवल 50 किलोमीटर की यात्रा किया है, 150 से लेकर के 200 तक पहुँच गया है। वह केवल 50 किलोमीटर की यात्रा किया है बस। अजीब है, नहीं तो मन में आएगा भैया यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है, यहाँ तो क्या कर रहा है, बड़ा सामान दिख रहा है, रुका हुआ क्यों है। ये रुका हुआ ही है, वहीं रुक के चाय पी रहा, थक गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। 10 बजे से 12 बजे तक उसने केवल 50 किलोमीटर की यात्रा करी है बस। कार किस समय विराम की अवस्था में थी, मिल गया कि नहीं मिल गया। विराम की अवस्था में देखो, ये 11 बजे से 12 बजे तक, यहाँ ध्यान से देखो, 11 बजे से 12 बजे तक ये विश्राम कर रहा था। ये देख लो यहाँ पर है 11 बजे से 12 बजे तक यह कार विश्राम की अवस्था में दिखती है, जरा सा इसके अंदर मोशन नहीं दिख रहा है। अब आप अगर फिजिक्स पढ़े होंगे तो फिजिक्स में पढ़ेंगे तो वहाँ पर टाइम वेलोसिटी ग्राफ मिलता है, लेकिन वहाँ इसका कोई मतलब होता है, यहाँ मतलब नहीं है, टेंशन ना लीजिएगा इस बात का। आइए आगे बढ़ते हैं। किस समय अंतराल में कार की गति सबसे अधिक थी। सबसे अधिक तेज कहाँ चला भाई, सबसे अधिक तेज 2 जगह दिख रहा है। 2 क्या दिख रहा, 3 जगह दिख रहा। देखो 8 से 9 में देखो 1 घंटे में 50 गया है। 9 से 10 में देखो 1 घंटे में ये 100 गया है। यहाँ ध्यान से देखो आप, 9 से 10 के बीच में 1 घंटे में 100 गया है। और 12 से 1 में नहीं, 12 से 2 में देखो ज़रा, 2 घंटे में कितना गया है, 200 से 350। 2 घंटे में अगर ये 150 किलोमीटर यात्रा करा तो 1 घंटे 75 गया होगा। यानी 9 से 10 के बीच में, ध्यान से सबको समझिएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, 9 बजे ये 50 पर था और 10 बजे ये 150 पर था। यानी इस 1 घंटे में वो सबसे ज़्यादा तेज चला है, 100 किलोमीटर चला है। 1 घंटे में 100 किलोमीटर चला है, उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा थी। कौन सा टाइम था वो, 9 से 10 बजे तक। 9 से 10 बजे तक उसकी कार बहुत तेज़ चल रही थी, 100 किलोमीटर की यात्रा उसने करा। देख रहे हैं आप, देख रहे हो विनोद क्या हो रहा है, ऐसे कार चला रहा है, कहीं विश्राम करता, कहीं तेज़ चलता, कहीं धीमे चलता है। तो 9 से 10 के बीच में देखता हूँ, देखो इस 1 घंटे में 50 किलोमीटर चला, इस 1 घंटे में 100 किलोमीटर चला, इस 1 घंटे में कितना चला, इस 1 घंटे में कितना चला है, खाली 50 किलोमीटर चला है। यहाँ विश्राम किया है और यहाँ 2 घंटे में, यहाँ 2 घंटे में 150 चला है। इसका मतलब 1 घंटे में ये 75 चला होगा, इसलिए वो सबसे ज़्यादा वही था। कैसा लग रहा आपको, क्या ये किसी प्रकार से कठिन लग रहा है? अगर लगेगा तो हमें ज़रूर बताइए। आइए, 12 बजे से 3 बजे के बीच कार की गति क्या थी। 12 बजे से 3 बजे तक कार की गति क्या थी, आओ समझते हैं। 12 मतलब ये और 3 का मतलब ये। 12 बजे से 3 बजे तक कै घंटा हुआ भैया, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। 3 घंटा यात्रा किया है 12 से 3 तक, और 3 घंटे में वो कितना दूरी तय किया है, 150 किलोमीटर तय किया।
बताओ 150 किलोमीटर तय किया है, 150 किलोमीटर तय किया है 3 घंटे में, उसकी औसत गति क्या रही होगी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। क्या रही होगी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी, क्योंकि 3 घंटे में वह 150 किलोमीटर की यात्रा किया है, इसलिए उसकी गति रही होगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए 11 बजे से 3 बजे के बीच कार की औसत गति क्या थी? 11 बजे से 3 बजे तक देखोगे तो 11 बजे भी कार वही 200 पर थी और 3 बजे भी कार वहाँ पर थी। कहाँ थी भाई? 3 बजे तक। 3 बजे तक यहाँ दिखाया ही नहीं था ना, 3 बजे भी वही है, क्योंकि और कहीं दिख नहीं रहा। क्या यहाँ पे दिख रहा है? क्या यहाँ पे एक बिंदी दिख रही है, लेकिन रेखा नहीं आई हुई है। अब नहीं आई है तो हम क्या बता सकते हैं? हम 3 बजे भी यहीं पर मान के चलते हैं। तो 11 बजे से 3 बजे तक अगर हम देखें तो 11 बजे की कार हमारी 2 पर थी और 3 बजे भी हमारी कार वहीं पर थी 150, यानी केवल 150 किलोमीटर तय करी है, केवल 150 किलोमीटर तय करी है। और 11 से 3 तक 4 घंटा होगा, 4 से 12, 4 से 28, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल मानी जाएगी। 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल मानी जाएगी। आइए बढ़ते अगले सवाल पर। एक नया सवाल है, एक नया सवाल आ गया। आप देख सकते हैं हमने क्या प्रयास किया है, तो अलग अलग प्रकार के तमाम सवालों पर हम आपसे चर्चा करेंगे, अलग अलग प्रकार के, और इतने सवाल करवा देंगे कि आपका मन भर जाएगा सवाल लगा लगा के। बस यहाँ ये समझना पड़ता है कि कौन सी दूरी किस पर है। यह समझने के लिए हम थोड़ी सी लाइन खींच देंगे तो आपको ज़्यादा सटीक पता चल पाएगा। जैसे ये 50 है तो 50 वाली लाइन मान लो ये है, ये 100 है तो 100 वाली लाइन ये है, और ये 150 है तो 150 वाली लाइन ये है। हम लाइन इसलिए खींच दे रहे हैं कि जिससे आपको समझने में असुविधा ना हो। देखो ये 1 वाली है, ये 2 वाली है। अब देखो यह ग्राफ रहने से आपको ये फ़ायदा है कि सारी चीज़ आपको साफ साफ नज़र आ जाएगी। ये नज़र आ जाएगी तो आपके लिए लगाना आसान हो जाएगा। देखो ये हिसाब है, थोड़ा सा टेढ़ी लाइन है, इसको मैं दोबारा लेता हूँ, यहाँ से लेता हूँ, हालांकि उसकी ज़रूरत भी नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया। आओ समझा जाए। लिखा है ए से बी तक, ग्राफ का अध्ययन करिए, उत्तर दीजिए। ए से बी के बीच कार द्वारा तय की दूरी क्या है? ए से बी के बीच, ए कहाँ है? ये, अब बी है ये। ए से बी के बीच की दूरी क्या है? ये ए पर भी 100 पर थी, बी पर भी 100 पर है, कोई दूरी नहीं तय कर रही थी, वो केवल विश्राम कर रही थी मेरे भाई, रुकी पड़ी थी कहीं पर, कोई दूरी नहीं तय करी है। देखो ए से बी के बीच कार ने द्वारा तय की गई दूरी बताओ, 0 थी। ए और बी दोनों एक ही लाइन पर है, दोनों खड़े हैं, कोई मतलब नहीं, वहाँ पर कोई यात्रा नहीं हो रही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। पूरी यात्रा में कार द्वारा तय की गई दूरी क्या है? पूरी यात्रा में बताओ, पूरी यात्रा में कार द्वारा तय की गई दूरी क्या है, जरा बताइए आप। यहाँ देखो 150 किलोमीटर साफ साफ दिख रहा है। देखो पहले घंटे में एक यहाँ पर आई ना, पूरी यात्रा कितनी हुई है? 100 तक गई है, फिर विश्राम करी, फिर 150 गई है, और 150 के बाद फिर 0 पर आ गई है। उसको बिल्कुल नहीं चलना था, बोलो। तो वह पूरी यात्रा में उसकी गति कितना रही है? 150 किलोमीटर रही है। और एक बात और बताऊं, जब ये किलोमीटर दूरी कह रहा, अगर ये टाइम वेलोसिटी ग्राफ होता तो मुझे इसकी एरिया निकालनी पड़ती है, ध्यान रखिएगा। तब ऐसी स्थिति में पूरी दूरी निकालने के लिए इसका ये क्षेत्रफल निकालना पड़ता है जब हम फिजिक्स में होते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि ऐसी कहानी नहीं है, टाइम वेलोसिटी ग्राफ नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा अगर होता वहाँ पर तब हम जरूर निकालते। खाली किलोमीटर है, इसलिए केवल 150 किलोमीटर दूरी ये चल पा रही है। यह कार केवल 150 किलोमीटर गई है और वहीं से वापस आ गई, कोई यात्रा नहीं करी ज़्यादा। आगे देखिए, सी और डी के बीच कार की औसत गति क्या रही है? बताओ, सी से डी के बीच कार की औसत गति क्या रही है? सी पर थी वो 150 पर और डी पर थी वो 0 पर। बताओ कितना देर लगा होगा? ये घंटा है मेरे भाई, सी और डी के बीच कितना घंटा लगा होगा? आओ देखते हैं। यहाँ पर था, यहाँ पर था, 2 घंटे है। बताओ 2 घंटे में कार 150 पर 0 पर आ गई है। बताइए 2 घंटे में कार 150 पे 0 पर आ गई है। यही सवाल पूछा ना? पूछा है सी और डी के बीच कार की औसत गति क्या रही है? औसत गति क्या होती है? औसत गति होती है चली गई दूरी बटे लिया गया समय। अब क्योंकि इसके बाद यहाँ पर दिया नहीं गया है, खाली इसके बाद की वो कहाँ जा रही है और किलोमीटर तय करी कि नहीं तय करी है, केवल यहीं खड़ी है।
जब यहीं खड़ी है, 2 घंटा बीत चुका है, अब वो 0 पर खड़ी है, यानी कोई दूरी नहीं तय है। तो बताओ हम यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं कि कितना दूरी तय करी। आप ज़रा महसूस करिए। आप अगर ऐसे ज्ञात करना चाहें कि भाई 150 से 0 पर आ गई है, तो क्या हम मान लें 150 किलोमीटर कम हुई है, और 150 किलोमीटर कम हुई है 2 घंटा में, तो बताओ 75 आना चाहिए। 75 भी किसी विकल्प में नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता। वो यहाँ पर ये नहीं दिया गया कि कार चल रही, क्योंकि कार चली होती तो और कुछ किलोमीटर चली होती। कार कहीं नहीं चल रही है, वहीं के बाद में फिर 0 दिखाने लगा है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो गया इनमें से कोई नहीं, कोई दूरी कार नहीं चली है, वहीं पर रुक गई है। आगे बढ़ते हैं। पूरी यात्रा में कार की औसत गति क्या रही है? बताओ भाई, पूरी यात्रा में कार की औसत गति बतानी है हमको। कुल दूरी बटा कुल समय होता है। कुल दूरी माने कुल औसत गति क्या होती है? कुल दूरी बटा कुल समय होती है। तो कुल दूरी हमारे पास 150 किलोमीटर तय किया गया। देखो, कुल 150 किलोमीटर दूरी तय किया गया है, और कुल समय हमारे पास कितना लगा है? जगह देखो, 1 2 3 4 5 6 घंटा तय हुआ। बताओ कितना धीमा चली है। 150 किलोमीटर जाने में लगभग 6 घंटे का समय ले लिया है। 6 दूनी 12, और कितना बचा? 6 5 30, 25 किलोमीटर आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा है। बताओ कहाँ गया? पूरी यात्रा में औसत गति क्या होनी चाहिए? अगर हम पूरी यात्रा का औसत गति निकालने की कोशिश करें तो कहाँ से निकाल सकते हैं? क्योंकि पूरी यात्रा तब वहाँ पे आ जाएगा। कुल दूरी कितना तय करी है? ज़रा सोचो, पिछले सवाल में कुल दूरी की बात कर रहे थे, 150 किलोमीटर हम लोग माने। अगर कुल दूरी, और नहीं तो फिर आपको फिर क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब हम क्या करें, क्योंकि चौथा विकल्प का उत्तर नहीं मिल रहा। और अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तब हमें कुल दूरी मिल पाएगी, और क्षेत्रफल तब हम निकालते जब यहाँ पे वेलोसिटी रखी होती, तब हम निकालते। यहाँ पर सवाल में यहाँ पर मतभेद संभव है, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 150 के बाद क्या वो रुक कर के 0 की तरफ आई है, और अगर 0 की तरफ आई है तो 2 घंटे में 0 की तरफ आई है, तो क्या ये 150 फिर चली है? भाई 150 से 0 पर आने पर 150 फिर चलेगी, तो फिर इसका मतलब वो 300 किलोमीटर चलेगी, और उसका मतलब अगर वो 300 किलोमीटर चलेगी तो फिर ये दूरी हो जाएगी। और 150 किलोमीटर अगर, हाँ बहुत सही है भाई, यहाँ से यहाँ तक 150 किलोमीटर चली है, और 150 किलोमीटर से फिर 0 पर आई है, तो कुल मिलाकर 300 किलोमीटर चली है। और अगर कुल मिलाकर 300 किलोमीटर चली है, तो बताओ सी और डी के बीच में दूरी भी तब फिर चाल औसत गति आ जानी चाहिए, और वह औसत गति नहीं है, क्योंकि तब यह दूरी हम 150 से 0 पर आएंगे, 150 किलोमीटर आएंगे, और 2 घंटे में आएंगे, तो ये होना चाहिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि नहीं दिया गया है, इसलिए इनमें से कोई नहीं है। अब हम यहाँ जब सवाल को लगाएंगे तो औसत गति में, तब हम यहाँ 300 लिखेंगे, और 300 बटा 6 लिखेंगे, और 6 5 30, 50 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी औसत गति आ जाएगी। अब ये सवाल कंप्लीट हुआ है, फिर से देख लीजिए, वो 150 से 0 पर आएगी, तो फिर उसे 150 किलोमीटर चलना पड़ेगा, और 150 किलोमीटर चली थी वो 2 घंटे में, यानी टोटल 300 किलोमीटर दूरी चली है, और टोटल 300 किलोमीटर दूरी वो 6 घंटे में तय करी है। इसका मतलब हुआ, देखो 6 घंटा हुआ, 1 2 3 4 5 6 घंटा लगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न है, किस समय अंतराल में कार की गति सर्वाधिक रही है? किस घंटे में कार की गति सर्वाधिक रही है, बहुत तेज चली है? बताओ भैया, यहाँ 2 घंटे में 100 किलोमीटर पहुँच गई है, और यहाँ 1 घंटे में कितना पहुँची है? ये देखो, 1 घंटे में यहाँ 50 चली है। बताओ क्या समझेंगे आप? यहाँ देखो, पहले लाइन में अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ 2 घंटे में कार 100 किलोमीटर पर पहुँच गई है। बताओ 2 घंटे में अगर 100 किलोमीटर पहुँच गई है, तो 1 घंटे में उसकी चाल 50 रही होगी। ओके, अब एक और चाल देख लो, यहाँ पर एक चाल यहाँ पर देख लो। यहाँ पे देखो 1 घंटे में कितना गई है? 100 से 150 तक गई है। इसका मतलब 1 घंटे में 50 यहाँ भी गई है। अब अगर देख लो, रफ्तार सर्वाधिक रही है। अब ये देखो, यहाँ पर 150 से 0 पर पहुँचना था, कितना था? 150 किलोमीटर 2 घंटे में चली है। 150 किलोमीटर 2 घंटे में चली है, तो वहाँ की चाल 75 रही होगी। अगर 75 रही होगी तो कौन से घंटे की बात कर रहा है? ये देखो कौन से घंटे की बात कर रहा है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। 4 घंटा से 6 घंटा के बीच कहीं पर दिख रहा है। 4 घंटा से 5 घंटा भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि चाल तो वही थी ना। 4 बजे से लेकर के यह धीमे करने, मतलब वापस आने लगेगी, जहाँ तक गई थी वहीं से वापस आ रही है।
तो 4 से 5 के बीच में उसकी रफ्तार सबसे ज़्यादा थी। 4 से 6 होता तब भी चलता, क्योंकि वो सीधे 0 तक पहुंचा है। 4 बजे से 6 बजे तक उसकी चाल सबसे ज़्यादा थी, तो 6 नहीं था, तो 4 से वो यहाँ पर आई होगी, तो यहाँ पर आई होगी 75 पर जाकर रुकेगा मामला। यहाँ से अगर हम एक लाइन खींचेंगे तो देखो ये 75 पर जाएगा। 1 घंटा में ये 75 किलोमीटर की दूरी तय करी है, तो 4 से 5 के बीच में उसकी चाल सबसे ज़्यादा रही होगी। आइए अगला प्रश्न आया है, एक नया सवाल है, इसको समझने की कोशिश करें। इस सवाल के अंदर में हम क्या क्या करने जा रहे हैं, क्या है सवाल के अंदर। निम्नलिखित डायग्राम का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रथम सत्र के अंक हैं और द्वितीय सत्र के अंक हैं। सभी विषयों में प्रथम सत्र में प्राप्त अधिकतम और न्यूनतम अंकों का अनुपात क्या है। सभी विषयों में अगर देखा जाए तो अधिकतम अंक सबसे ज़्यादा मिला है गणित में, 100 नंबर पाया है। बोलो 100 नंबर पाया है गणित में। और सबसे कम गणित में कहाँ पाया है, यह देखने की ज़रूरत है। सबसे कम पाया है 70। देखो सबसे कम 70 यहाँ भी था, यहाँ भी था। सबसे कम गणित में 70 पाया है। और अगर मुझे अनुपात देखना है तो 10:7 हमको मिल जाए। प्रथम सत्र में रेड कलर में देख रहा हूँ, तो सबसे अधिक और सबसे कम का अनुपात आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, द्वितीय सत्र में छात्रों द्वारा सभी विषयों में प्राप्त अंकों का औसत क्या है। अब आपको जोड़ना पड़ेगा द्वितीय सत्र में। और जोड़ने के लिए क्योंकि हमारे पास संसाधन है, हम इसको जोड़ दें तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। देखो ये 50 की लाइन है, ये 60 की लाइन है, ये 70 की लाइन है। देख रहे हैं, ये देख लीजिए क्या नुकसान है इसमें, क्योंकि एग्जैक्ट दिख नहीं रहा है। चित्र बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा बनाएं कि साफ साफ दिख भी जाए, लेकिन साफ साफ दिख नहीं रहा है तो आप पाएंगे कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है। देखो मैंने हटा दिया, आओ समझा जाए। इन्होंने कहा द्वितीय सत्र में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है। चलो देखते हैं। द्वितीय सत्र माने ब्लैंक डिजाइन, 80 और लगभग 80, क्या 80 सब प्लस होगा और लगभग 80 है। ये वाला तीसरा वाला देखो थोड़ा सा कम है, तो क्या हम इसको 75 कह सकते हैं। और 75 के बाद इसमें क्या कह सकते हैं, 60 कह सकते हैं। 60 तो ये है, ये 65 और 60 कर देता हूँ, 65 और 60 कर देता हूँ। और औसत निकालना है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 से भाग दे देता हूँ। चलो जोड़ा जाए, 5 5 10, हाथ से दुआ 1 7 6 13 और 7 20 8 28 8 36 अब बटा 5 7 35 5 दूनी 10, 72%। बताओ औसत अंक क्या आ रहा है, 72 आ रहा है। आपके सामने है, कैसे लगाया गया आपने देखा। सभी को जोड़ करके औसत निकाला जाता है। अगला प्रश्न देखो, सभी विषयों में प्रथम सत्र में प्राप्त अधिकतम और द्वितीय सत्र में प्राप्त न्यूनतम अंकों का अंतर क्या है। देखो अधिकतम प्रथम सत्र में 100 मिला है, साफ साफ दिख रहा है। और द्वितीय सत्र में न्यूनतम कहाँ मिला है, यहाँ मिला है। यहाँ पर हम लोग देखें कितना है, 65 और 60 देखें, 60 देखे हैं, तो 60 और 65 देखे हैं। बताओ कैसे हो सकता है। कह रहा द्वितीय सत्र में न्यूनतम अंकों का अंतर क्या है। द्वितीय सत्र में सबसे ज़्यादा कौन मिला है। अब इसको हमें मानना चाहिए था 55। देखो ये 55 मानना चाहिए। अब ये चीज़ आप कहोगे कि भाई ये कैसे तय किया जाएगा। वास्तव में जब ये सवाल आता है, देखो ये साफ साफ स्क्रीनशॉट लिया गया है, लेकिन जब ये कभी एग्ज़ाम में आता है तो कोशिश किया जाता है एकदम ग्राफ द्वारा एग्जैक्टली दिखाया जाए कि कौन किस पर रुका हुआ है। ज़्यादातर सवाल में तो समस्या नहीं आती, कभी कभी आती है, तो आप उसके विकल्प को देख करके भी मैच कर सकते हैं कि 100 में से 60 तो घटाएंगे 40 आएगा, और 40 कहीं विकल्प में नहीं दिख रहा, तो 100 में से अगर आप 55 घटाते हैं तो 55% हो सकता है। अगर हम इसको थोड़ा मिटा कर दोबारा देखने की कोशिश करें, देखो यहाँ देखो 55 पर हम ले जाते हैं और 55 पर अगर हम मिलाते हैं, क्या ये सही जा रही है। आपको सीधी लाइन दिख रही है, और सीधी लाइन दिख रही तो हमारा उत्तर सही जा रहा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रथम सत्र में कितने विषयों में प्राप्त अंक द्वितीय सत्र के सभी विषयों के औसत अंक से अधिक है।
तो पहले तो हमें द्वितीय सत्र के सभी विषयों को जोड़ना चाहिए। क्या हमने द्वितीय सत्र के सभी विषयों को जोड़ा है? 80 हाँ जोड़े तो हैं, आओ देख लिया जाए। कहीं जोड़े हैं उसको देख लिया जाए। ये जो 65 था, यहाँ 65 था तो उसको 60 कर देना चाहिए और यहाँ 55 कर देना चाहिए, है ना। 360 आया था, तो 360 नहीं हो करके अगर हम इसको 60 पर कर दें, एक बार चेक कर लें थोड़ा सा। यहाँ पर अगर मैंने इसको 55 कहा है तो बताओ क्या ये 60 हो जाएगा? एकदम सही है। इसको 60, इसको 55 मान लेना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो 5 5 10 कम हो जाएगा, तो टोटल 350 हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कैसा सुधार हो रहा है। 350 हो जाएगा और इसमें हम 5 से भाग देंगे, 5 7 35, 70 आ जाएगा। 70 देखो विकल्प में नहीं है, देख लीजिए आप। तो हमने जो लगाया था वो सही लगाया था। ये है लफड़ा, ये बहुत बड़ा लफड़ा है और ये तभी मिल सकता है जब ऐसे सवाल बनते हैं, है ना, जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू ना दिखाई पड़े। तो प्रथम सत्र में कितने विषयों में प्राप्त अंक द्वितीय सत्र के सभी विषयों के औसत अंक से अधिक है? औसत हम लोगों ने निकाला था, कितना निकाला था? 5 विषय थे, 1 2 3 4 5 और 72 औसत आया था, याद करो। तो 72 से अधिक कौन कौन है? तो 72 से अधिक देख लो, ये है और 3 और 4। चारों में देखो खाली एक विषय ऐसा लग रहा है जो 70 है, बाकी सभी 70 यानी 72 से अधिक है। तो हम कह देंगे 4 विषय ऐसे हैं जिसमें प्रथम सत्र में द्वितीय विषय के औसत से अधिक पाए गए हैं, क्योंकि द्वितीय विषय का जो औसत आया है वो 70-72 के पास है। तो उससे अधिक जो है हम ले रहे हैं। हम इसको भी ले रहे हैं, 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 चारों को ले रहे हैं। तो ये पता चल गया 4 के अधिक हैं। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है प्रथम सत्र में सभी विषयों में प्राप्त अंकों का औसत द्वितीय सत्र में सभी विषयों में प्राप्त अंकों के औसत से कितना कम या अधिक है? क्या हमें प्रथम विषय का औसत हम लोगों ने ज्ञात किया था? अगर ज्ञात किया था तो आओ देख लेते हैं, क्योंकि द्वितीय का हमको लगभग औसत याद है ना। तो चलो इसको देख लेते हैं। ये 70 है, ये 100 है, ये 90 है। देखो ये 70 है, ये 100 है, ये 90 है, तीसरा वाला 90 है। और इसको अगर हम देखें तो 75 है और ये 80 है, 75 है और 80 है। तो ये एक अंदाजे से किया जा रहा है। आओ इनका औसत निकाल लें। 5 और 8 7 15, 5 20 4 24, 24 10 34, 34 और 7 41, 5 से भाग दें, 5 और 40, 5 या 15, 83। भाई इनका 83 था और उनका 72 था। 83 72 का अंतर क्या है भाई? 11। बताओ, उनका औसत 72 आया था, इनका औसत 83 आया है। दोनों का जो डिफरेंस आया है वो 11 आया है, आपके सामने है। आइए अब एक नया प्रश्न आपके सामने। मैंने जो वादा किया था उस वादे पर मैं हर प्रकार के सवाल आप तक पहुंचा रहा हूं, और इनको जब आप देख लेंगे तो आपका मन एकदम प्रसन्नचित हो जाएगा और गणित में फिर कोई समस्या आपको नहीं आने वाली। लिखा है एक संस्था में 800 छात्र हैं। संस्था में आने जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का इस्तेमाल हुआ है। निम्नलिखित पाई डायग्राम में अपेक्षित डाटा दर्शाया गया है। डायग्राम का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का जवाब दीजिए। देखो संस्था का बस ये है 216 डिग्री, सार्वजनिक बस है 54 डिग्री, साइकिल है 118 डिग्री और बाकी जो डिग्री बचा वो पैदल का है। तो सबसे पहले पैदल निकाल लो। देखो लिखा है क्या? सार्वजनिक बस द्वारा यात्रा करने वाले छात्रों की संख्या बता दो। सार्वजनिक बस 54 डिग्री है और कुल 800 छात्र है। क्या हम लिख सकते हैं 800 का 54 बटा 360? बटा 360 परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज होता तो बटा 100 लिखा जाता। ये डिग्री है इसलिए बटा 360 किया जाएगा। और काटते हैं, एक जीरो काट दो, 18 तियाँ 54, 18 दूनी 36 और 2 से काट दो 40, 40 तियाँ 120। कितने छात्र हैं? 120 छात्र हैं जो सार्वजनिक बस से स्कूल जाते हैं। क्या यह डाटा आपको समझ में आया है? 54 डिग्री सार्वजनिक बस है, 800 का 54 डिग्री निकालना था और हमने निकाल दिया। अगला है संस्थान की बस का इस्तेमाल न करने वाले छात्रों की संख्या क्या है? देखो संस्थान की बस है 216। आपको बता दें अगर आप 360 में से टोटल 360 होता है, उसमें से अगर 216 घटा दीजिए तो 10 में से 4 घटाएंगे 6, 6 घटाएंगे 4, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 144। यानी 144 डिग्री के लोग ऐसे हैं जो संस्था की बस नहीं इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने कहा संस्थान की बस न इस्तेमाल करने वाले बच्चों की संख्या बता दो। तो कुल बच्चे तो हैं 800
और उसका अगर हम 144 डिग्री बता देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। बटा 100 नहीं है, बटा कितना है 360। और काटते हैं, 1 जीरो कट गया तो 12 36 ही कट रहा है। कितने बार में? 4 बार में। 4 छक्के 24, 4 3 देखो 4 बार में कट गया। 4 8 32, 320। यानी 320 लोग ऐसे हैं जो संस्थान की बस से नहीं जाते हैं, वो किसी और साधन से जाते हैं, चाहे सार्वजनिक बस से जाएं, चाहे साइकिल से जाएं, चाहे पैदल से जाएं, लेकिन वो संस्थान की बस नहीं इस्तेमाल करते हैं। बताइए क्या यह बातें आपको क्लियर हो रही हैं? आप ज़रूर बताइएगा मैसेज करके। संस्थान में पैदल जाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? देखो पैदल वाले का हमको बताना पड़ेगा डिग्री। कैसे पता चल पाएगा? ये 54 है, ये 72 हो गए, दोनों मिलकर 72 हो गए, जबकि तीनों मिलकर 144 थे। 144 में से हम 72 घटा देंगे तो 72 बचेगा। यानी पैदल जाने वाले 72 लोग थे, 72 डिग्री के थे। कह रहा उनकी संख्या बता दो। हमें 800 का 72 डिग्री निकालना होगा बस। अगर हम 1 जीरो काट दें, 36 दूना 72, 80 दूना 160। 160 लोग ऐसे हैं जो पैदल यात्रा करते हैं और पैदल यात्रा करते हुए अपने संस्थान में जाते हैं। कितने आसानी से इनका उत्तर आप देख पा रहे हैं। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। लिखा संस्था में सार्वजनिक बस तथा संस्था की बस से यात्रा करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर बता दो। देखो संस्था में सार्वजनिक बस और संस्था की बस से यात्रा करने वाले छात्रों का अंतर बताओ। सार्वजनिक बस की यात्रा अभी हम लोग देख लिए हैं और संस्था की बस से यात्रा दोनों देख लिए हैं। दोनों आप देख लीजिए, दोनों का अंतर मिल जाएगा। तो देखो अगर हम 800 का 216% निकाल दें, 216 डिग्री, तो हमारा मिल जाएगा संस्था की बस। और सार्वजनिक बस 54 डिग्री निकाल दें। अगर हम 800 का 54 डिग्री निकाल दें तो ये आ जाएगा इसका, और फिर दोनों को घटा दें। लेकिन मेरे भाई मैं ऐसा नहीं करने जा रहा, मैं 2 काम नहीं करूँगा, मैं थक जाऊँगा। मैं 216 में से 54 डायरेक्ट घटा दूँगा। आप घटाओ, 216 में से आपको 54 घटाना चाहिए। 6 में से 4 घटाएंगे 2, और 11 में से 5 घटाएंगे तो 6, और यहाँ बचेगा 162। अब हमें 162 डिग्री निकाल दूंगा, हमारा अंतर आ जाएगा। यानी 800 का 162 डिग्री हमें निकालना है। आओ काटते हैं, 1 जीरो कट गया। अगर हम काटेंगे 162 किससे कट रहा है और देखते हैं, 18 से कट रहा। 18 9 162, 18 दूनी 36 और 2 से काट देंगे तो 4 9 36, 360। कहाँ दिख रहा है? केवल 360 लोग हैं जो इनका इन दोनों के अंतर के बराबर यात्रा करते हैं। आइए इस प्रश्न का आखिरी सवाल आपके सामने होगा। संस्थान पैदल जाने वाले छात्रों को दर्शाने वाले भाग का केंद्र पर बना कोण क्या होगा? मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यह कोण दिखाई पड़ेगा पैदल वाला। आपको याद होगा पैदल वाला हमने निकाल के भी दिखाया था 72 डिग्री। कैसे आया था 72? इन सबको जोड़िए आप, 216 प्लस 54 प्लस 18। अब बल्कि ऐसे कर लो, 360 में से अगर हम 216 घटा दें तो बचता 144। 144 में से हम 54 और 18 यानी 72 घटा दें। 144 में से अगर हम 72 घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि 72 डिग्री के लोग ऐसे हैं जो पैदल यात्रा करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बेहतर समझ रहे होंगे। हम वीडियो लेकर आपके पास लगातार आ रहे हैं और हम पेट के लिए पूरा का पूरा DI आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, एक जगह अध्ययन करेंगे और पूरा का पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।